हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम ऊंचाई और दूरी वाला एक चैप्टर है जो कक्षा 10 में यूपी बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। इसमें से क्वेश्चन कभी हटता ही नहीं, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम इसी चैप्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे, क्या उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। और इस चैप्टर में बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है, डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको बड़े बारीकी से समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। आज देखते हैं ऊंचाई और दूरी। हमने ऊंचाई और दूरी जो ये चैप्टर है, ये ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज करेंगे वो इसके लिए आज हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसमें उन्नयन कोण जनरेट हो जाता है। अवनमन कोण क्या से होता है? जब ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं। जैसे उन्नयन कोण, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है हमारे पास नीचे, अगर ये नीचे से किसी ऊपर वाले पॉइंट पर देख रहा है, ये कोई व्यक्ति नीचे है और ये ऊपर है, ये पॉइंट क्या है हमारे पास? ऊपर है। जब ये व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो इसकी नेत्र द्वारा दो रेखाएं निकलती हैं। एक जिस पॉइंट पे वो देख रहा है उस पॉइंट पे चले जाएगी ऐसे, और एक स्ट्रेट निकल जाएगी सीधी। ये जो कोण बनेगा इसको हमने क्या कह दिया? थीटा। थीटा का मतलब है ये कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से जो ये कोण बनेगा, ये कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। ये हमारे पास एक उन्नयन कोण बना, इसको तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। ए पॉइंट दे दिया, ये बी और ये सी, जो तुम्हें अच्छा लगे उसको पॉइंट। उन्नयन कोण कब जनरेट हुआ? जब हमने नीचे से ऊपर की ओर देखा। जैसे हम यहाँ नीचे हैं, नीचे से हमने सी पॉइंट को देखा ऊपर की ओर, ऐसे देखते हैं तो क्या बनता है? उन्नयन कोण बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अवनमन कोण। अब हमने ऊपर से नीचे की ओर देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे ये कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो ये ऊपर से क्या करेगा? नीचे की ओर देखेगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर ये देखना चाहता है तो यहाँ से हमने क्या कहा? जिस पॉइंट पे वो देख रहा है एक तो रेखा वो निकल जाएगी सीधी ऐसे यहाँ तक, और एक स्ट्रेट निकल जाती है ऐसे इस पॉइंट। जो ये कोण बनेगा, ये कोण क्या बनेगा? थीटा कोण बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। तो हम इसके अकॉर्डिंग एक लाइन ऐसे स्ट्रेट ले लेते हैं, इसके समांतर ये जो रेखा है, इसके समांतर हमने एक रेखा ली। ये क्या बन जाएगा? एकांतर कोण होता है। ये वाला कोण जितना है इतना ही कोण ये बन जाता है। तो हम इससे मेजर कर लेते हैं इसको, तो ये भी कोण कितना होगा? थीटा ही होगा। ये हमारे पास क्या बना? अवनमन कोण बना। बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनेगा, और जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनेगा। इसको ध्यान से देखना है तुम्हें। और अब हम इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे, कैसे उन्नयन कोण पे, अवनमन कोण पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, हमने ये क्वेश्चन इसमें लिया है, देखते हैं इसको क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति में। थोड़ा सा मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, इसको याद रखना है तुम्हें। याद रखने का तरीका लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का को याद रखना है। लाल का मतलब ये हो जाएगा, इधर साइन लेते हैं इसको, और ये होता है कोस, और ये होता है टेन। ये हो जाएगा, इधर साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। इससे हम इसको याद रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा बराबर, अगर हम बात करें साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इसके अकॉर्डिंग लंब बटा कर्ण। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ऐसे ही टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधार बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार। ये हो जाएगा लंब बटे आधार। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? आधार बटे कर्ण। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हुई। अब देखो, जैसे साइन है, साइन में क्या है? लंब बटा कर्ण। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा cos का क्या है? आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। ये एक फॉर्मेट है याद करने का, मतलब इसको याद रख सकते हो इससे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन का में जो डायग्राम है वो बड़े ध्यान से पढ़ना है पहले क्वेश्चन को, उसके बाद डायग्राम तुम बना सकते हो। एक एग्जांपल लिया है एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 6। तो देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से इसको पढ़े। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, ठीक है, एक बहुमंजिल भवन है, इतना हमें समझ में आया है, पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी कि एक 8 मीटर ऊंचा भवन एक और है हमारे पास, जिसके शिखर और तल के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बतानी है और दो भवनों के बीच की दूरी बतानी है। यहाँ से हमें कंफर्म हो गया। देखो कैसे बनाना है। एक बहुमंजिल भवन बनाओ, पहले अपना क्वेश्चन पढ़ो। एक बहुमंजिल भवन के शिखर, चलो भाई हमने एक बहुमंजिल भवन बनाया, ये तुम इधर की साइड बना लो, इधर की साइड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि बहुमंजिल के शिखर से देखना है, यहाँ इसके शिखर पर बैठ जाओ। ये चलो हम यहाँ पे बैठ गए, क्या है, बहुमंजिल भवन है हमारे पास, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर। उसने कहा कि बहुमंजिल भवन के शिखर से, यानी कि हम बहुमंजिल के शिखर पर ऊपर बैठ चुके हैं, पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि इधर की साइड है या इधर, तुम किधर भी बना सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने इधर बना लिया है 8 मीटर ऊंचा भवन। उसने दी इसकी लेंथ कितनी दी भाई, ये 8 मीटर है, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 8 मीटर, ठीक है। इसके शिखर से एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये जो 8 मीटर ऊंचा भवन है, इसका शिखर ये हो गया और इसका तल ये हो गया, ठीक है। शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः, पहले शिखर की बात हुई तो शिखर का कोण कितना हो जाएगा, ये, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर देख रहे, इसलिए मैं अभी बताता तुम्हें, ऊपर से जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो अनुमान कोण ही बनता है। उसने दे भी रखा है कि अनुमान कोण, इसका मतलब हमें क्लियर है कि ऊपर से हमें नीचे की ओर देखना है। जब हमने शिखर पे देखा इधर, तो ये बनेगा कोण ऐसे, और एक रेखा ऐसे चले जाएगी स्ट्रेट, और एक क्या रखो उसके तल पे देखो, यहां से हमें इसके तल पे देखना, तो एक चली जाएगी ये, और स्ट्रेट तो ये रहेगी हमारे पास। तो जो शिखर के साथ देखो, जब क्रमशः की बात होती है कि क्रमशः का मतलब पहले किसकी बात हुई, शिखर की, तो पहला कोण किसका हो जाएगा, 30 डिग्री शिखर का हो जाएगा। यानी कि जो ये वाला कोण है, हमने क्या कहा था, इसके स्ट्रेट एक और इसके समांतर खींच लेंगे ये रेखा, तो ये कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 30 डिग्री का। ये भी कितने का था, ये छोटे वाली जो लाइन है 30 डिग्री की थी, और जो ये तल के साथ बना था ये 45 डिग्री का कोण बना था। तो इसके भी स्ट्रेट एक सीधी लाइन खींच लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। इतनी बात कंफर्म है। अब देखो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसने काम कर दिया अपना जितना करना था, इधर हमने इसने कोण दे दिए, हम इन्हीं से निकालते हैं इसको। अब देखिए जो ये पॉइंट मिल रहे हैं इनको कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी डी और ये हो गया ई। अब फाइंड आउट क्या करना है, अब यहाँ तक हमने क्लियर पढ़ लिया। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो जो बहुमंजिल भवन है ये वाला, इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये कंफर्म करना है हमें, और दो भवनों के बीच की दूरी, और ये जो इसके बीच की दूरी, एक भवन ये है और एक भवन ये है, तो इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। जो चीज हमें नहीं पता होती है उसको मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये वाली दूरी कितनी है, 8 मीटर, तो इसके सामने ये भी तो 8 मीटर होगी, ये वाली, इसको हमने क्या मान लिया, 8 मीटर। ये दूरी भी कितनी हुई भाई, 8 मीटर हुई। अब ये बची हुई दूरी जो है इसको हमने क्या मान लिया, h, ठीक है भाई। ये कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। जो ऊपर की बची हुई है c से लेके e तक की, देखो ये जो सामने है हमारे पास ये 8 मीटर है, तो उसके सामने ये भी तो पूरी 8 मीटर ही होगी। अब इधर देखेंगे तो इसके जो ऊपर होगा ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, जो बची हुई इसको हमने पता नहीं है एग्जैक्ट कितनी है, उसको हमने क्या मान लिया, h मान लिया। तो यहाँ पे टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, अगर हम टोटल ऊंचाई की बात करें, बस जब ये चित्र बन जाएगा तो क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, देखो जब इतना पार्ट हमारे पास 8 है और ये वाला पार्ट कितना है, h है, हमें चाहिए पूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हमें लंबाई निकालनी है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, h प्लस 8 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा h प्लस 8 हो जाएगी। ये इतने मीटर हमारे पास क्या आएगी, इसकी ऊंचाई आएगी, ठीक है। तो जो हमने माना है, और भवन के बीच की दूरी भी मान लीजिए कितनी है, मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली x, ये फाइंड आउट करना है, और पूरी हाइट निकालनी है इसकी कितनी है।
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि हमने बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यहाँ पे लिखेंगे माना, ये तो हमने एच मान ली थी ना, बहुमंजिल की भवन की ऊंचाई कितनी होगी भाई, h+8। ये कंप्लीट। इसके बीच की दूरी हमने कितनी मान ली, भवन के बीच की दूरी कितनी होगी भाई, x मीटर हो गई। ये इतना कर लोगे तो कंफर्म है, आराम से क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए, जो भी दो कोण हमारे पास बने, बारी बारी से एक एक कोण को पकड़ लीजिए, ऑटोमेटिक तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे 45 को देखते हैं, या तुम इसको पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 45 ले लिया, ठीक है ना। अब ये देखिए, यहाँ पे जब हम इस वाले कोण को लेंगे, इसके साथ में कौन कौन सी रेखाएं जा रही, एक ये और एक ये, तो त्रिभुज कौन सा आ गया हमारी समझ में, ये आ रहा, ये वाला जो त्रिभुज है हमारे पास, ये बन जाएगा AEB। तो यहाँ पे लिखना है, जो त्रिभुज तुम काउंट करोगे उसका नाम लिखना है कि त्रिभुज AEB में हमने इस त्रिभुज की बात की। अब देखिए, हमें किसकी वैल्यू पता है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, ये वाली लंब हो जाएगी पूरी, और ये क्या है, आधार है। कुछ बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे कभी हम tan लेते हैं, कभी sin ले लेते हैं, तो किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, जो वैल्यू हमें पता है। ये क्या है, लंब, और लंब किस में आता है, और आधार, लंब और आधार किस में आते हैं, एक साथ tan में आते हैं। देखो यहाँ पे tan थीटा बराबर हमने बताया था लंब बटे आधार, और हमें यहाँ वैल्यू किसकी पता है, लंब और आधार। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, तो यहाँ पे रख दिया हमने 45 बराबर, लंब कितना है, ये पूरा लंब है इसका, देखो ये बड़े वाला त्रिभुज बनना, तो इसका लंब तो ये पूरा ही होगा ना, और पूरी भुजा कितनी है, h+8। या डायरेक्ट भी रख सकते हो, या फिर पहले इसको तुम ऐसे बोल दो EB, मैं इसको डायरेक्ट ही लिख रहा, तुम भी डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा इसका लंब है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो तुम, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ भी लिख लेंगे कि EB, ये पूरी लंबाई चाहिए हमें यहाँ से यहाँ तक, ये तो हो गया इसका लंब, और आधार कितना है, ये वाला AB, इनकी वैल्यू रखेंगे भाई। EB की वैल्यू कितनी है, E और B की वैल्यू है h+8, चलो अपॉन AB की वैल्यू कितनी है, x। tan 45 का मान होता है 1, सारणी से तुम देख सकते हो, tan 45 की वैल्यू है h+8 अपॉन x की मल्टीप्लाई इधर करो, x बराबर हो जाएगा h+8। ये होगी तुम्हारी समीकरण फर्स्ट। एक कोण का हमने काम कंप्लीट कर लिया, ऐसे ही दूसरे कोण को पकड़ेंगे, उससे भी हम आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो, हमने लिया भाई यहाँ पे tan, ये क्या है, tan 30 के सामने की वजह सिर्फ इतना, देखो त्रिभुज कितना है, सिर्फ इतना, ये वाला त्रिभुज सिर्फ इतना है, तो हम इतना कोई काम में लेंगे। हमने त्रिभुज ये पकड़ लिया, इसका नाम लिखिए पहले, हमने कहा कि त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में हमने ये बात की इसमें, ठीक है। हमने एक कोण पकड़ा 30, अब 30 ये देखिए, इसमें क्या क्या पता है, लंब पता है, और ये आधार है, आधार ये x है, तो ये भी तो x ही होगा ना, ये भी कितना होगा, x ही होगा। तो यहाँ से हम लेंगे भाई, ये भी क्या है, 30 है, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 बराबर, ठीक है। तो इसमें भी लंब बटे आधार, लंब कितना है इसका, EC, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई EC अपॉन आधार कितना है, DC बराबर, EC की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए हमें सिर्फ, तो ये हमने h मान ली थी, कितनी मान ली थी भाई, h, और अपॉन ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मानी हमने, x, तो ये हो जाएगी कितनी भाई, x हो जाएगी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 बराबर h अपॉन x, ये वैल्यू है, ये चले जाएगा इधर, और ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा इधर, तो x क्रॉस कर देंगे इसके, ऐसे x की गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, और √3 में करेंगे तो h√3, एक ही आई समीकरण सेकंड, ठीक है। अब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों को आपस में सोल्व करेंगे और x और h की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन आराम से सोल्व हो चुका। देखिए अब कैसे करते हैं इसको,
देखिए अभी हमारे पास x का मान कितना है, x बराबर h प्लस 8, ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम ये बोल सकते हैं कि इधर की वैल्यू के बराबर होगी जब दोनों x के बराबर। ये ऐसे समझ लो x का मान इस समीकरण में रख देंगे, कुछ भी कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो। तो देखो इस x को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, देखो जहां पे x दिख रहा है ये रहा x, तो x के हम क्या रखेंगे h रूट 3, यहाँ पे रख देंगे h रूट 3 बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। इसको हमने यहाँ पर रख दिया h प्लस 8, इधर बचेगा h प्लस 8। हमें h का मान चाहिए तो h वाले जितने भी पद हैं उनको सारों को एक साइड कर लीजिए, जितनी भी टर्म हमारे पास h वाली है उनको एक साइड कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और बराबर 8। इसमें से h कॉमन लेंगे हम तो बचेगा रूट 3 माइनस 1 बराबर 8। यहाँ से h बाहर आ जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा तो रूट 3 बचेगा, यहाँ से बाहर आएगा तो 1 बचेगा। ये पूरा जो h है ये पूरा मल्टीप्लाई में है, ये इसके अपॉन में चले जाएगा तो h बराबर आ जाएगा 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब देखो जब भी नीचे रूट मिल जाए, रूट वाली संख्या हो तो उसे क्या करते हैं, उसको खत्म कर लेते हैं। इसको कैसे खत्म करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे, रूट 3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी है और रूट 3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करनी है। नीचे बन गया तुम्हारे पास वर्गांतर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हो तुम नीचे। तो h बराबर ऊपर क्या बचेगा 8 रूट 3 प्लस 1, इसको तो एज इट इज जैसे कैसे रखते हैं, नीचे बन गया वर्गांतर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 8 रूट 3 प्लस 1, ये तो झुका दो, नीचे क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो पूरा 3 माइनस 1, ये बन गया 8 रूट 3 प्लस 1 और अपॉन में 2, 3 में से गया 2, 2 चौक 8, तो h बराबर आ जाएगा 4 रूट 3 प्लस 1। ये हो गया भाई तुम्हारे पास 4 रूट 3 प्लस 1। ये h की वैल्यू आई इतनी, सिर्फ इतनी वैल्यू आई है। हमें चाहिए बहुमंजिल की पूरी ऊंचाई, तो कैसे निकाल लेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या माना था भाई ये h प्लस 8 है ना, तो इसमें क्या रख देंगे h प्लस, यहाँ पे h की वैल्यू रख देंगे, इसमें 8 जोड़ना है तुम्हें और, ठीक है। तो हमने क्या करा, चलो यहाँ पे देखेंगे भाई, यहाँ पे लिखो बहुमंजिल की ऊंचाई, बहुमंजिल 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 की ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, ये होती हमारे पास थी h प्लस 8, यहाँ से देख सकते हो तुम, हमने कितनी मान ली थी h प्लस 8। तो यहाँ पे h का मान कितना है हमारे पास, ये रख दीजिए, देखो 4 रूट 3 प्लस 1 और प्लस के 8, मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 के अंदर, ये हो जाएगा 4 रूट 3, या ऐसे कर लीजिए पूरे में से 4 कॉमन ले लीजिए, 4 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा रूट 3 प्लस 1, यहाँ से 4 दूनी 8, ये बचेगा भाई, पूरे को हमने इसमें से बाहर लिया 4 को, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 4 रूट 3 प्लस 3, पूरे में से बाहर आ रहा है कुछ, रूट 3 बाहर आ रहा होगा, तो यहाँ से हम जब 4 रूट 3 बाहर लेंगे तो ये बचेगा 1 और ये बचेगा रूट 3। ये आ गई हमारे पास बहुमंजिल की ऊंचाई। ये तो सिर्फ बहुमंजिल की चाहिए, बट हमें x का मान भी तो चाहिए, भवन के बीच की दूरी भी पूछी है ऐसे में, तो x का मान कहाँ से रखेंगे, देखो ये जो h आया है तुम्हारे पास, ये जो पूरा आया है तुम्हारे पास h, ये रहा, अगर मैं इस h के स्थान पे इसको रख दूं तो ये x का मान आ जाएगा, और तुम यहां से देख सकते हो उसको रखने की भी जरूरत नहीं है, x बराबर क्या है h प्लस 8, यानी कि x का भी वही मान है जो हमारे पास बहुमंजिल का मान, ठीक है। तो यानी कि x बराबर ये है, तो पूरा टोटल यही तो निकालना हमने भी h प्लस 8, तो यही बहुमंजिल की ऊंचाई और यही x का मान है, यानी कि इनके जो बीच की दूरी होगी वो भी यही होगी, ये कंफर्म है, ठीक है। तो क्यों यहाँ पे देखो x बराबर क्या है h प्लस 8, तो अगर तुम यहाँ पे रख के देखोगे ना h की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखो तो ऑटोमेटिक यही आ जाएगा तुम्हारे पास, और वैसे तो हमें यही पर रखनी थी। चलो ये हमारे पास क्या आ गया, x का मान भी यही आ जाएगा,
तो यहाँ पे लिखेंगे भवन के बीच की दूरी, भवनों के बीच की दूरी। वो देखो यहाँ पे देखो कितना है, ये x है ना, तो x है हमारे पास यही, और x का मान क्या है h+8, वही तुमने भी निकालना है h+8, तो ये भी तो यही है, तो इसको कितना हो जाएगा 4√3 इंटू 1+√3, मीटर लगा देना भाई इसमें मीटर, ये भी मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे कल तुम्हारे से, ऐसे ही बिल्कुल 2-4 क्वेश्चन इसके कराएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन, तो उनको करेंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।